touched this figure of 49. Let's try to understand. तो सर इसमें आइडियल स्कोर क्या हो सकता था? क्या हो सकता है? मतलब अच्छा स्कोर ये आइडियल CL वाले कट ऑफ। टेस्ट में आइडियल, अच्छा देखो आइडियल कट ऑफ अभी देखते हैं, लेट अस डिस्कस, ठीक है, विल अराइव एट कि इसमें से ये तो सही होने चाहिए, इतने तो सही होने चाहिए, ठीक है, वी विल कम टू इट इन द एंड. नाउ फर्स्ट अप फ्रंट, दिस वाज नॉट अ पैसेज दैट शुड बी डन. इफ यू लुक एट इट, इसको आई हैड स्टार्टेड इट ऑफ ऑन द थर्ड प्लेस. सेकंड, फर्स्ट और सेकंड तो मैं तो नहीं किया इसको मैंने, क्योंकि इसमें मीडिया प्लूरलिज्म इतना कोई डिफिकल्ट ऐसा है नहीं. बाद में आपने पढ़ा हो तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं, लेकिन इनिशियली जब आप पढ़ोगे तो एक ही एक बात ऐसा लग रहा है, बार बार बोले जा रहा है वो. यहाँ पे EU डिजिटल सर्विसेज एक्ट बोल रहा है, यहाँ पे उसको कुछ और मीडिया फ्रीडम एक्ट कुछ बोल रहा है, तो इसलिए इसको आई लेफ्ट इट इन द बिगिनिंग. पहली बार तो नहीं करना इसको, ठीक है. देन वी गो टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन में हमने, अच्छा इसमें मैंने एक और चीज ये करी थी कि जैसे मैं कॉपी करता हूँ ना उसको, बिकॉज आई डेंट वांट टू, क्या होता है जैसे एग्जाम ये खत्म हो जाती है, इसके बाद में इसकी साइट पे वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, सॉल्यूशन जो भी आ जाते हैं, तो उसके बाद एक एक करके कॉपी करना पड़ता है. इट्स अ लिटिल पेनफुल प्रोसीजर. ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वहीं पे आप जब दे रहे हो उसी टाइम पे स्क्रीन वो क्वेश्चन पेपर मोड में ले आओ उसको, और उसको फटाफट स्क्रीन पे उसकी कैप्चर कर लो एक एक करके, तो उसमें थोड़ा 2 4 5 मिनट लग जाते हैं, बट ठीक है, दैट्स ओके. तो उससे थोड़ा काम जल्दी हो जाता है. सो आई डेंट डू दिस इन द बिगिनिंग. ई वेस्ट, ठीक है, तो आई सेड फाइन, ई वेस्ट तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो उसको पहले कर सकते हैं. Then we come to this history, current history thing. This I said, let me do it and a little later, not in the first second. Though it was just 2 paragraphs, बहुत ही छोटा था, तो टेम्पटिंग था, बट मैंने कहा इसको थर्ड पे करेंगे या फोर्थ जो भी है. एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ लव, परमानेंट लव, वेडिंग लव सॉन्ग्स, यूनिवर्सल, ये तो इजी पैसेज है, सबको पता है. इमोशन, कमिटमेंट्स क्या होते हैं, ये तो वी नो दैट, राइट. सो आई सेड लेट्स डू इट इन द ऑर्डर 1 2, एंड देन आई विल डिसाइड वेदर टू डू 1 2 नहीं 2 3. Okay, first one is e-waste. Then second one is this fourth one, love. And then I'll figure out whether to do that first one or to do the history one after this. I said I'll figure out later. अभी नहीं देखता मैं. So this was the order which I had decided. Then we'll go to the verbal section. इस बार summary बहुत ही कुछ आसान सी थी. I found quite straightforward summaries, wasn't it? Yes sir, yes sir. Yes, sir. The foundation of many ancient civilizations lay in their expertise in agriculture. Time and again, shining examples showcase profound knowledge, deep understanding, encompassed. It wasn't merely the expanse and blah blah. It was the ability to harness and optimize every inch. Agricultural skills yielded more than regular. They produced surpluses, and the economic structure, interactions, territorial. While many assume territorial conquest were the primary reasons, it's evident that forward-thinking agricultural innovations were the real heroes. ओके, सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है पढ़ने में. कि एग्रीकल्चरल जो इनोवेशंस हुए उसी से दे कुड प्रोड्यूस सरप्लसेस, एंड देन इट बिकेम द लाइफ ब्लड ऑफ ट्रेड. वंस इट वाज अ सरप्लस, देन यू कुड ट्रेड इट फॉर समथिंग एल्स. दैट मींस एवरीबॉडी नीड नॉट बी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ओके, तो इसके कारण वाइब्रेंट कल्चरल इंटरेक्शन भी शुरू हो गई. लेकिन एक थॉट ये है कि हमें ऐसा लगता था कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट से वेल्थ और सक्सेस हुई है, लेकिन वैसा नहीं है. Ancient civilization's prosperity was largely due to innovative agricultural practices fostering trade and cultural growth. So this looks to be okay. इसमें कोई ऐसा apparent गड़बड़ नहीं दिख रही है, इसको रख सकते हैं. As ancient civilization rose to prominence, their deep-rooted expertise in farming truly set them apart from conquerors. This is a totally distorted view. There is no mix-up between this agriculture and conquests. So therefore, this is ruled out. When looking at ancient societies, it became evident that their advanced agricultural practices played a crucial role. This is fine, but it lacks in one aspect compared to one, and which is that this fostered trade and cultural growth. इसमें सिर्फ ये लिखा है कि it played a crucial role, but ये नहीं लिखा कि उसके कारण और क्या-क्या possible हुआ. So therefore, this is a suboptimal. There is nothing wrong in this. It is fine, but इसमें complete capture नहीं हुआ. The tapestry of ancient civilization's success stories is intricately woven with threads of agricultural mastery. ये तो बिल्कुल डिस्टॉर्शन है. टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट के कारण, कॉन्क्वेस्ट के कारण नहीं है. Whereas he says territorial conquest also is including in the success story, which is wrong. Therefore, one is a very easy answer.
right? So I think everybody should have got it correct. So let me label it here itself. This was easy. Okay. Modern discourse on safeguarding of indigenous languages bring to mind European colonization era where regional languages took a backseat. Martinez underscores the insidious manner in which today's media advances linguistic supremacy leading to cultural decline. As we journey, there's a blooming culture danger that cultural diversity may be echo, troubling realization. Globalization is about merging cultures, about overshadowing. Mainstream media tilt so university pushes to local ones to the periphery. In the epoch dominated by media behemoths, conceiving a review of revival of local linguistic passion feels daunting. Yet the imminent task of fading languages has kindled earnest discussions. So what he's saying is that जैसे कि पास्ट में हुआ था कि जो कॉलोनाइजेशन वाला एरा था उसमें dominant languages used to take precedence over the regional languages. Similarly, in today's world, because of media's focus on the universally spoken languages, all the local languages are being relegated to a periphery. And we need to revive those local languages, and therefore this has triggered a lot of discussions or discourse in the public domain. So that's the main idea of this particular passage. With the world focusing so much on a few big languages, we might end up losing the rich variety of local cultures and the special languages they speak, making them just a memory. While this may look prima facie to be correct, what is the issue here? Can anyone tell me what is the issue? So mainstream के बारे में डिस्कस नहीं करा गया है. Big languages. Few Big big बोल languages. के. Hey, big languages is not a challenge here. Okay, big languages, okay, universally spoken languages, you can call them big languages. That's okay. See, this is not a showstopper. Mainstream media. Mainstream media. The world focusing so much. World focus थोड़ी कर रही है. Mainstream media tilt. And in a epoch dominated by media behemoths. देखो दो जगह पे मीडिया की बात हुई. तो ऐसा नहीं है कि दुनिया ही उस पर फोकस कर रही है. मेन स्ट्रीम मीडिया का जो फोकस है इसके ऊपर, उसके कारण ये ऐसा होने वाला है. Therefore, this looked prima facie to be correct, but this thing made it a little suboptimal. We can, मतलब initially जब हम shortlist करेंगे तो इसको रख सकते हैं, लेकिन बाद में इसको हटाएंगे. The essence of cultural diversity in indigenous languages is in peril as the global trends prioritize popular languages over traditional ones. इसमें क्या प्रॉब्लम है? Popular languages over traditional ones. तो मतलब उसने जो सेकेंड हाफ जो पैराग्राफ है उसके बारे में तो बात ही नहीं करी ना. जी देखो, इसमें एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम थी. इसको रख तो लिया मैंने, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि इसमें जो डिस्कोर्स, इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉडर्न डिस्कोर्स. इट हैज ट्रिगर्ड अ डिस्कशन एंड किंडल्ड अर्नेस्ट डिस्कशंस. देखो दो बार हुआ ये खाली ये डर ही नहीं है, बट इट हैज ट्रिगर्ड सम डिस्कशंस आल्सो ऑन इट, ऑन हाउ टू रिवाइव दीज और कीप दीज लैंग्वेजेस. इनको रीजनल लैंग्वेजेस बोला गया. ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, मुझे नहीं लगता ट्रेडिशनल वर्ड कहीं यूज किया है इसमें. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हियर. Okay, and then global trends, this is also not correct. There is no mention of mainstream media. Plus, there is no mention of discourse also. So this is wrong. The mainstream media's favoring of dominant languages has sparked discourse on preserving cultural diversity and local languages. This looks to be perfectly fine. कि mainstream media भी cover हो गया, discourse भी spark हो गया, और बाकी की चीजें भी हो गई. This looks to be okay. Contrary to uniting us, globalization is causing a loss. Again, this is far-fetched. Third is the correct answer. Do we agree? इसमें डाउट नहीं था. इसको थोड़ा सा मॉडरेट ले सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा सा ये कैच करना जरूरी है इसमें कि डिस्कोर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया वाली बात. एंड दीज वर गुड काइंड ऑफ डाइवर्जन. 1 and 2 वर थोड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट किया गया था वहां, तो इसलिए इसको मॉडरेट करार दे दिया गया. ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. Alright, the 4 sentences labeled below when properly sequence would lead a coherent program. Fine. इसमें अब हमें 4 सेंटेंस को जो बनाना है, तो ये मेरे ख्याल से क्या था, ये पैसेज इजी था. Easy, हाँ sir. सर, Yes, sir. इजी था. News is broadly categorized into routine and non-routine. तो non-routine बताया यहाँ पे, और routine news. और when such news, audio media, audio visual resulting in dual. So this ये first is a very clear opening statement, routine and non-routine. Then logically we should describe what is routine and what is non-routine. So while routine news pertains to everyday events,
Non-written news interrupts standard journalism. So very clearly, 4 is the follow-up to 1. Now, as highlighted by Diane and Katz, non-routine arises. So now we are focusing here on non-routine. ठीक है, तो ये जो सच न्यूज वी कांट, अगर हम 4 के बाद में 2 को लगाएंगे then we don't know what this such refers to. So this such refers to the non-routine news which is given in 3. So 1432 becomes the correct one. So this was an easy question. I don't think. सर हाँ, सर 4 और 2 का भी तो पेयर बना सकते हैं ना, मतलब उसमें भी नॉन रूटीन है, ये एक नॉन रूटीन न्यूज एक का। एक देखो, आपने 4th सेंटेंस में खाली नॉन रूटीन की बात की है क्या? नो सर। आपने दोनों बातें की है ना, वाइल Yes. नॉन रूटीन और रूटीन, ठीक है, राइट। सपोज करो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि वाइल ही इज गुड इन VARC ही इज बैड इन DILR, सपोज ऐसा सेंटेंस लिखा है। व्हेन such a section comes in the exam. Now इस सेंटेंस में मैंने VARC भी लिखा हुआ है, इसमें मैंने DILR भी लिखा हुआ है, तो फिर मैं सच अ सेक्शन लिखूंगा तो इट वुड रेफर टू VARC और इट वुड रेफर टू DILR, वी डोंट नो ना, इट कुड रेफर टू एनीथिंग। तो सच का कोई प्रेसिडेंस नहीं है ना इसमें 4th में, इसलिए वी कैन नॉट हैव 2 आफ्टर 4। यू गेट इट? यस सर। है सर ना? एक्चुअली मुझे इसमें मतलब लॉजिक ये लगा था, जो 4th में दिया है कि मतलब इंटरप्ट करता है स्टैंडर्ड जर्नलिज्म को, और फिर 2nd में दिया था कि मतलब वो क्या क्या करते हैं फिर जब नॉन रूटीन न्यूज होती है, तो इसलिए मैंने 1 3 4 2 का पेयर बना दिया। आपने देखो, आपने 1 3 4 2, यस सर। अरे यार आप देखो, वो तो आपने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी आपने, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हो कि न्यूज इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रूटीन एंड नॉन रूटीन। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस में आपको नेक्स्ट यू शुड लुक फॉर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रूटीन एंड नॉन रूटीन। जब तक आप वो नहीं बताओगे तब तक आप कैसे बोलोगे कि नॉन रूटीन क्या है? हाउ विल यू गो टू नॉन रूटीन? फर्स्ट यू विल गिव द डिफरेंस ना, व्हिच इज गिवन इन 4th। So you cannot have 3 before 4 in any way, in any kind of circumstance. Okay? यस आपने अगर बोला कि यार इस एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, ओके, एक X और एक Y, तो अब आप एक में दोनों का डिफरेंस पहले बताओगे ना, फिर आप X या Y की बात करोगे आगे जाके, है ना? ठीक है। ओके, नाउ दिस वन, सो दिस वाज इजी, राइट? व्हाट अबाउट दिस वन? Past Sure. seeing by itself does not explain entirely present knowing or reasonable believing. So शुरू में तो आएगा ही नहीं. You tell your friend about a strange event you witnessed, your friend presses you, how do you know it really happened? It's natural to answer that you saw it happen. But that can't be the full story of how you know. अगर इसमें 2 पे रख दिया इसमें, तो फिर तो but का कोई सेंस ही नहीं है ना. As we had seen in our last session on para completion, that आपने अगर but से 2 सेंटेंस को करेक्ट करना है तो देयर हैज टू बी ए कॉन्ट्रास्ट. तो अगर आपने 2 पे इस सेंटेंस को रख दिया तो देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट देन, बिकॉज यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, सो इट वोंट कम एट 2. It's natural to answer that you saw it happen, but that can't be the full story of how you know. Part seeing by itself does not explain present knowing, past seeing or reasonable believing. मतलब ये बोल रहा है कि यार आपने कभी पास्ट में कुछ चीज देखी है और आप बोल रहे हो यार मैंने तो देखा था. अरे भाई तूने जब देखा था तो 10 साल पहले की बात है, उसमें से कितना याद है हमें क्या पता अभी. तो इट डज नॉट एंटायरली एक्सप्लेन प्रेजेंट नोइंग और रीजनेबल बिलीविंग. सो 3 में आके ये बढ़िया फिट हो जाएगा. When our past learning matters for what we can be confident, something connects the two, then something can be memory and blah blah. Okay? It cannot come in 4. So this was okay. This was moderate, I would say. Moderate. All right. This one. This is I don't know. This was a little tricky question here. सर ये तो नहीं आता, ये तो आई क्या चीज? लिंक्स नहीं बन रही थी सर ये 21st वाले में. लिंक नहीं बन रही थी. इसमें एक लिंक बन गई थी जो कि 1 और 3 की थी. थ्रू सेक्रेड आर्ट्स artists sought to show God's beauty and thus make it tangible for man. Accordingly, believers gain a deeper understanding of the mystery and meaning of existence. This 1 and 3 is a mandatory pair. Okay. Through sacred arts, artists sought to show God's beauty.
एंड इसके जो इन्होंने अपनी आर्टिस्ट ने जो जो दिखाया वो टेंजिबल हो गया, आदमी के लिए समझ में आ गया उनको. बिलीवर्स गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इन द मिस्ट्री. दिस इज ओके. The connection between religion and art is manifested through their joint effort. Now the problem is this there. इसको ऐसा लगेगा कि ये हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट के लिए, isn't it? The Yes, sir. connection between religion and art is manifested through their joint effort to use the language of symbols to express the ineffable. So this could be connected to 4. Throughout history, the mysteries of religion can be seen to have served as an abundant source of inspiration for artists. The connection between religion and art is manifested through their joint effort to use the language of symbols to express the ineffable. So I also did the same. Okay, I connected 4 and 2 and marked it at 4213, but this guy had some other designs and he had given the answer as 2413. Right? Then I was trying to figure out कि ये there किसके लिए है. So this there refers to religion and art. So the connection between religion and art is manifested through their joint effort. तो religion और art का एक joint effort है. Okay, to use the language of symbols to express the ineffable. That is what this fellow is saying. Throughout history, the mysteries of religion can be seen to have served as an abundant source of inspiration for artists. This looked to me more of an introductory sentence than Yes, sir. sentence that comes after 2. So I had thought about this quite a bit before putting 4213, but our friend here says 2413. So ठीक है, I bow to him and accept it. But ठीक है, मुझे पहले तो ये समझने में 10 सेकंड लग गए कि ये देयर किसके लिए है, इसमें क्या है देयर. Then I realized, okay, this there could be explained by this religion and art. The connection between religion and art is manifested through their joint effort to use the language of symbols. So ठीक है, perfectly fine, no issues. To use the language of symbols to express the ineffable. Throughout history, the mysteries of religion can be seen to have served as abundant source of inspiration for artists. ये opening statement ज़्यादा better लगता है rather than this. Then this fellow went to 1. Through sacred arts, artists sought to show God's beauty and thus make it tangible to man. It could have come after 2 also, जैसा कि मैंने देखा. तो ठीक है, now let's not nitpick here and accept whatever he's saying for whatever it is worth and label this as difficult, because ये there को एकदम से understand करना कि ये इसको refer कर रहा है, it's a little challenging, because our immediate reaction on seeing this there is this artist. बताइए आप लोगों का क्या व्यू है? I'm only speaking. What was your view? Same, सर sir. मैंने भी 4 से ही स्टार्ट किया था. Yes, sir. For same logical. Yes, मानव has a point. बोलिए. तो मैंने 4 1 2 3 मार्क करा था, तो 2 और 3 का भी लिंक कह सकते हैं क्या? नहीं, 4 1 मतलब ये देयर आपने किसको, ये आर्टिस्ट को ही बोला ना आपने. 1 के बाद अगर मार्क किया 2 को, यस सर. है ना, ठीक है, कोई बात नहीं. चलो ठीक है. मैंने भी 4 1 2 3 किया था. चलो कोई बात सर नहीं. मैंने भी 4 1 2 3 किया था. कोई बात नहीं, चलो हमने जो भी किया, अब ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर है, तो इसलिए छोड़ो, आगे चलते हैं. फाइन, बट इट्स नॉट वेरी क्लियर. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, तो उसने एक डिफिकल्ट अजीब सा क्वेश्चन दिया, तो ये दूसरा बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया. Air travel is not just stressful for animals, it can be dangerous. So there is a very clear link between these 2 statements. And if you think flying is stressful, just imagine how the experience must impact an innocent, unknowing dog or cat when packed away in a cargo. So this is the opening statement कि अगर आपको लगता है कि flying stressful है, तो आप उनके विचारों के इनोसेंट डॉग और कैट के बारे में सोचिए. तो एयर ट्रैवल इज नॉट जस्ट स्ट्रेसफुल, इट कैन बी डेंजरस. सो 2 and 4 आर अ मैंडेटरी पेयर. नाउ समबडी माइट से कि व्हाई कांट वी स्टार्ट विद 2 and go to 4. तो फिर ये सेंटेंस विल लूज इट्स मीनिंग, बिकॉज देयर इज दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको लगता है कि फ्लाइंग स्ट्रेसफुल है, तो जस्ट इमेजिन व्हाट दोस पुअर एनिमल्स वुड बी फीलिंग. एंड देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन इट इज नॉट जस्ट स्ट्रेसफुल. आपको तो लगता है सिर्फ स्ट्रेसफुल है, उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है. So 3 से start कर देंगे, and then 2, and then 4, and then it explains in 1 why this is so.
Okay, conditions in this are not always friendly and all this blah blah blah. ठीक है, 3 2 4 1. तो this was the easy question. इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर 3 and 1 का नहीं बन सकता क्या पेयर? कार मतलब जो कार को इसमें मेंशन कर रखा है उसको एक्सप्लेन कर रखा है कंडीशन बढ़िया नहीं हो। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है. 4 को कहाँ डालोगे फिर? देखो, आप सेंटेंसेस को पेयर्स में पढ़ना समझना सीखो. अंग्रेजी जैसे जितना हम रीड करते हैं ना, व्हाई डू वी इंसिस्ट ऑन रीडिंग? Because there are certain way in which a sentence is constructed. There is a way which invariably leads to the next sentence. Just not just this, but also that. So it is not only stressful, but it is also. तो आप कभी खाली छोड़ सकते हो क्या उसको? कि can you say that it is not only stressful? फिर उसके बाद में वो stress को explain करने चले गए. फिर उसके बाद अगले sentence में बोल रहे हो कि it is also this, but also this. ऐसा तो नहीं करते हो ना आप. तो ये exactly वो से नहीं है ये. Air travel is not just stressful. This tells you that इसके बाद का sentence आएगा कि but also it is something else. मतलब this is inviting. If you read this sentence invites you to have another sentence after this which talks about it is not just stressful but something else also. And that something is given very clearly in 4. सर अगर ये देखो तो समझ में आ गया था। आपको अगर यहाँ पे अगर सपोज करो वो यहाँ also लगाया था तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता पहचानना, isn't it? यस सर। लेकिन कोई बात नहीं. अब अंग्रेजी तो ये है ना, मतलब वो तो फिर बच्चा भी समझ जाता है, 5th स्टैंडर्ड का जिसने नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा हुआ है वो भी समझ जाता है. लेकिन अब आपके लेवल पे वो टेस्ट हो रहा है कैट में, तो थोड़ा सा तो उसको डिफिकल्ट बनाएंगे ना वो. तो सर मेरा ना मैंने 2-4 का तो बना दिया था लिंक और 3-1 2 के बाद 1 पे चले, 3 के बाद 1 पे चले गए आप. हाँ 3 के बाद 1 पे और फिर तो 2 3 और 4 का बन गया था तो हाँ? उसके बाद 3-1-2-4 1 कर दिया था। हाँ हाँ नहीं, 3 के बाद 1 और का कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. क्योंकि आपने देखो यार क्या होता है ना कि जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो रिवील करते हैं धीरे 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 धीरे, है ना. जैसे कोई भी एक प्लॉट होता है पिक्चर में, तो वो प्लॉट होता है, कोई मर्डर मिस्ट्री है, तो उसमें जैसे ही मर्डर हुआ उसके बाद या तो आप बता दो भाई इसने मर्डर किया है, तो वो पिक्चर वहीं खत्म हो जाएगी. लेकिन क्या होता है, जो डिटेक्टिव होता है वो धीरे धीरे करके एक एक क्लूज अनफोल्ड करता रहता है, धीरे धीरे रिवील होता रहता है, एंड देन एंड में जाके वो होता है. अब आपने अगर यहाँ पे ये बता दिया तो आपने पूरी मिस्ट्री शुरू में ही खत्म कर दी. आपने ये बीच के इन दोनों सेंटेंसेस को रिडंडेंट कर दिया. ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा. ओके सर। ऑलराइट, देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग. ये वाले में देखो, अब इस ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग था. ये इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजंट इट? हाँ सर, ये भी नहीं Yes, sir. डिफिकल्ट है ना ये? मार्क किया तो सही हो गया. just give me 1 second, just give me 1 second, just give me 1 second. Sorry. हाँ, तो archaeologists are reluctant to look for something they will never find. It could come in 1, isn't it? ऐसा लगता है आपको? हाँ? Yes. Sir, yes, sir. 1 पे लगे. One सर, पे हम पे ही मार्क किया गया था. Archaeologists who study the Paleolithic or Stone Age tend to ignore clothing. क्योंकि ये मतलब ये मेरे ख्याल से ये जनरल सेंटेंस है. Okay, this is not specific to clothing or any specific thing that they are trying to find. So it can come in 1. And then we are talking about archaeologists who study the Paleolithic or Stone Age tend to ignore clothing. Perhaps this isn't surprising, considering not a single shred has survived. So not a single shred has survived. So 2 में तो ये नहीं आ सकता. देखो बहुत clear है, because single shred refers to this clothing. So you cannot disrupt this in between by putting it at 2. 2 it is impossible to come. Now, whether it can come at 3, archaeologists are reluctant to look for something they will never find. Now, मेरे हिसाब से आपने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया 1 और इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में. If you put it at 1 and then you explain this with reference to this clothing business,
बट आपने एग्जाम्पल पहले दे दिया और उसके बाद में आप आइडिया बता रहे हो, तो ये एक पैराग्राफ के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिफीट करता है मेरे हिसाब से। मतलब एक पैराग्राफ अगर जो बनता है टिपिकल पैराग्राफ, उसमें पहले आइडिया आता है एंड देन द एग्जाम्पल इज गिवन, राइट? It doesn't happen that you give an example first and then you try to generalize it by giving an idea, okay? Because example is a specific thing. तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस है, these are specific examples of archaeologists are reluctant to find something they will never find, and that's why they tend to ignore clothing. Okay, this explains it, and then this also further reinforces. But our friend here has put it on 3, right? Archaeologists are reluctant to look for something they will never find. Stone clothing may be invisible, but that does not mean it cannot be investigated scientifically. इसका क्या सेंस है बताओ? इसमें आंसर क्या दिया है? 3 दिया है क्या इसमें? हाँ हाँ सर सर 3 दिया है। तो मुझे नहीं समझ में आया भाई इसका 3, मतलब दिस आई ऑल्सो मार्क्ड, इसमें आई मार्क्ड A 1. सर इवन इफ वी लिंक विद फर्स्ट पार्ट नो, बट सेकंड पार्ट भी लिंक नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना, ये इससे लिंक कहाँ हो रहा है? ये archaeologists are reluctant That's what to sir, yeah. find for something they will never find. Maybe invisible to archaeology, but that does not mean that they cannot be investigated. इसका क्या मतलब है? How does it link to this? तो ये वही है, देखो होशियारी दिखाने के लिए क्या होता है, these people they will go to a passage anywhere, they will pluck a paragraph out of it and put it in a form of a question, and without going through it very carefully कि ये यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता। मतलब हमने आज इतने सारे क्वेश्चन किए थे, तो ऑल दोज आई हैड ओनली क्रिएटेड दोज क्वेश्चंस, ओके, ऑल ऑफ दोज, एंड आई हैड सी वन हैज टू स्पेंड टाइम, ओके। जैसे आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, ऐसा नहीं है कि वो मैंने 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, या इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू assess whether this question can work as a para completion question or not, whether this paragraph can be used or not, because there has to be an unequivocal answer that it can only come in this one place. If there is an ambiguity or illogicality about it, then that doesn't really merit being included in the set of questions. तो उसमें टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो जाता। बट ये तो क्या है कि इसको कहीं पे भी देखा उन्होंने, ये चीज इन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं करी। दूसरा क्या है, आपको क्वेश्चन को टेस्ट करना होता है, okay? As I've been explaining to you that these questions, somebody who is picking a question from any particular piece of writing, he will always be biased because he has the access to the entire article. He will go through it from top to bottom. He will try to figure out कहाँ पे फिट हो रहा है, कैसे फिट हो रहा है। तो वो तो उसका व्यू तो हर समय स्क्यूड ही रहने वाला है। तो उसको टेस्ट करना चाहिए किसी के साथ में कि who is looking at it for the first time. तो इस तरह के क्वेश्चन बिना टेस्ट के, बिना उसके डाल देते हैं ये, एंड अनफॉर्चुनेटली इट लीड्स टू। तो मेरे हिसाब से इसका 3 पे कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। ये मैं go on explaining till the cows come home that why it should come at 3, but at least I don't agree. Better place would have been 1 here. Just because from wherever he picked, that fellow has written it like this, तो उसमें और भी चीजें होती है ना, कॉन्टेक्स्ट होता है, बैकग्राउंड। Fine. So again we agree to disagree with this because his correct answer given is 3. तो यहाँ पे तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा. I cannot kind of do anything else. All right, but this was again a dicey thing. So this is D, but this D is not for difficult, but D for dicey. सर absurd लिख दो ना। चलो absurd लिख दो यार, absurd लिख दो। Okay. The passage given below is followed by 4 summaries. बताइए, इसमें ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। There is a widespread belief that pyramid, Yes sir. है ना, unscathed हवा। इसमें मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये इन्होंने क्वेश्चन जो है ये डेफिनेटली एक कैट के क्वेश्चन के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। इस वाले में they were trying to be very cat like if you ask me, because perhaps इन्होंने सुन लिया हमें IMS की समरीज को क्रिटिसाइज करते हुए कि आधे पेज के समरी होती है और 4 सेंटेंसेस के इसके ऑप्शंस होते हैं, और वैसे कैट में आते ही नहीं है। इन्होंने भी पहले दिए हुए लंबे ऑप्शन वाले, but this time if you see, look at the para summary, they were very focused on creating very short summary options, isn't it? Which is precisely like what cat में करते हो लोग। तो इन्होंने इस बार बहुत कोशिश की, in the end they did us a favor by making them very simple. तो अब देखो, pyramids are forever, ये कहाँ से बोल रहे हैं? pyramids are forever ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। No matter how magnificent or ancient structures will
inevitable challenges they will face posed by nature and man. This is fine. This looks okay. The essence is to showcase resilience. ऐसा कुछ भी नहीं है. And they need modern conservation efforts. ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि उसको ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था कैट 22 में म्यूजियम के ऊपर कि म्यूजियम में जो आइटम्स होते हैं वो डीके हो जाते हैं. याद है किसी को? यस सर, यस सर। उसी के ऊपर इसने बनाने की कोशिश पर ये इजी था सर उससे। यस सर. सर एक मिनट के अंदर करेक्ट. कैसा अनरियल लग रहा है ना समरी. हाँ, 1 मिनट के अंदर समरी पढ़ के मार्क करना और करेक्ट होना इतना अनरियल लग रहा है ना अभी. नहीं अनरियल. आप अगर आप मॉक्स से करोगे कंपेयर आईएमएस की उससे करोगे तो डेफिनेटली अनरियल लगेगा. ओके, बट ऐसा है नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो इजी ही होता, मतलब उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो आसान ही होते हैं. तो नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, ये जो आईएमएस वाले लोग हैं इनको तो शर्म करनी चाहिए इनको. यस भुवन. सर वैसे जो सीएल के जैसे मॉक्स है कंपैरेटिवली एक चीज नोटिस की, जैसे आपने भी एक जो डीआईएलआर और क्वांट का शीट शेयर किया था उसमें भी सर मतलब कुछ हद तक ये पूरे प्रीवियस ईयर के कैट के बेस पे उठा के थोड़ा थोड़ा सेट करते हैं ये भी. आपको मैं अभी एक दिन कुछ 2-3 पैसेज ऐसे कराऊंगा जो कि उन्होंने कैट 2019 का जो आर्टिकल था एक, किसी को अगर याद हो तो, एक उसमें अलादीन की स्टोरी अरेबियन नाइट्स के ऊपर एक पैसेज आया था 2019 में, है यस सर मैंने किया था प्रीवियस ईयर में. ना, वो आपने किया था. और एक उसके अंदर एक और था पेंगुइन के ऊपर था. यस सर. पेंगुइन अपने आप को कैसे वार्म रखते हैं. उसने Yes. एक मॉक लास्ट ईयर दी थी 2022 में जो कि एग्जैक्टली वही आर्टिकल से वो या उसी जैसा आर्टिकल ढूंढा उसने या उसी आर्टिकल का एक दूसरा पार्ट लेके और एक पैसेज बनाया था. तो yes, I appreciate these things. Okay, I really appreciate these things because at least they are little ahead of our friends in time, जो कि पुराना ही मॉक वापस रिसाइकल कर देते कई बार. तो इस हिसाब से ठीक है वो. तो ये लोग कोशिश करते हैं एटलीस्ट अपनी तरफ से. अब उनसे हो पाता है नहीं हो पाता है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करते हैं बेचारे. वी कैन एटलीस्ट गिव देम द क्रेडिट फॉर व्हाट इट इज. ओके, तो ये उन्होंने कोशिश जरूर की है, विच इज अ गुड थिंग. एटलीस्ट they are trying to make it as near to cat as possible, but वो हो नहीं पाएगा उनसे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा दम और स्किल दोनों लगता है, जो कि टाइम भी लगता है, जो कि शायद नहीं है उनके पास. ओके, स्किल आई थिंक नहीं है. हाँ मानव. सर मुझे एक डाउट पूछना था. क्वेश्चन 22 में आई थिंक. 22. हाँ सर. हाँ, ये जो सर इस वाले में इनिशियली मतलब मैंने गलत मार्क कर दिया था. मैंने 2-4 का तो पेयर देख लिया था बट 3 से समझ में नहीं आया था. तो मतलब जब मैंने जाके एक बार चेक करा था ना जहाँ से लिया है, तो वहां पे जैसे एयर ट्रैवल इज इनफैक्ट इनने काट दिया था वहां पे आकर. तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था. मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उससे फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि मुझे 3 और 2 का लिंक मतलब उसके बावजूद ही मिल जाना चाहिए था. नहीं देखो ये हो जाना चाहिए उसके. ये हाँ हो ठीक है. करते हैं, ऐसा बिल्कुल करते हैं. बट समवेयर यस, इन सम केसेस इट माइट अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग. बट इस केस में नहीं है. इस केस बहुत क्लियर है इसमें. मतलब इसमें मुझे कोई जीरो एम्बिग्विटी. ओके सर. यस सर, गॉट इट. ठीक है. ऑलराइट. ओके, सो लेट्स गो टू, आई विल नॉट डू दिस फर्स्ट वन अभी फिलहाल. विल गो टू सेकंड. ई वेस्ट का करते हैं. ठीक है. So e-waste is fast growing for all of us who have discarded a phone. We all know this. Still, the growth is staggering. Worldwide is more than double. Significant, extremely ultimately unquantified is exported mostly to Asia. Until last year, China has estimated handle this much. Beijing proposed a sweeping ban under its National Sword campaign. Ban has caused upheaval in the global trade, diverting huge amounts to smaller nations. So again, e-waste का quantum बढ़ता जा रहा है. चाइना करता था 70% प्रोसेस उसको, बट देन चाइना के अंदर बैन हो गया है. देयरफॉर इट इज नाउ मूविंग टू स्मॉलर नेशंस. सो ई वेस्ट के बारे में, द बल्क ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक्स आर मेंट टू गिव सेकंड एंड थर्ड लाइफ डिवाइसेस एंड हेल्प ब्रिज द वर्ल्ड्स डिजिटल डिवाइड. द क्लोक ऑफ रीयूज एंड रिपेयर. क्लोक मतलब कि जो उसने आपने ढक दिया उसको उसके अंदर, ओके, उसके ऊपर जो कवरिंग लगा दी आपने रीयूज और रिपेयर के नाम से, इज ऑफन यूज्ड टू हाइड इलीगल एक्सपोर्ट्स ऑफ ई वेस्ट. तो ये इलीगल एक्सपोर्ट उसको आप नाम दे देते हो कि रीयूज और रिपेयर के लिए, लेकिन दिस इज ऑस्टेंसिबली स्क्रैप. ये तो स्क्रैप है. बट द फ्रेंजी ऑफ हैजरस ई वेस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान एंड इन घाना फॉर एग्जांपल टेस्टिफाइज टू द रिचेस हिडन इन द पाइल्स ऑफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो वो जैसे कि आपके घर पे भी आपने देखा होगा कूड़े वाले आते हैं, उसके बाद में वो स्कैवेंज करते हैं उसको. कूड़े वाले आपका घर का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह जाके वहां पे उसमें से कुछ भी अगर यूजफुल चीज है तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं. तो ये गरीब देशों में जैसे पाकिस्तान और घाना
testifies to the riches hidden in the piles. तो वहां पे भी ये कुछ ढूंढ लेते हैं. तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो इसके गाब में अंडर द क्लोक ऑफ रिपेयर आता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, और दिस इज अ वेरी हैजर्डस थिंग. The idea of mining e-waste has tantalized the recycling and electronic industries as the most methods to extract value have been costly, inefficient, and hazardous. Backyard recyclers in places like India and Indonesia recover gold by burying circuits in nitric and hydrochloric acid, thus poisoning waterways. Others, like the migrant workers, have breakdown used electronic cooking stoves, shredder and wear nobody. ठीक है, देखो यार, ये ई वेस्ट की माइनिंग करते हैं लोग, उसमें से गोल्ड निकाल लिया और कुछ निकाल लिया इंपॉर्टेंट, कुछ अगर कुछ प्रेशियस कुछ चीज मिली तो, लेकिन उसको जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज एक्सट्रीमली पॉइजनिंग एंड वेरी पोल्यूशन क्रिएटिंग. ओके, और उसमें कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होता एमिशंस का. As the extraction becomes more efficient, tech manufacturers feel compelled to get raw materials from their own end-of-life products rather than from others. तो अब ये कह रहे हैं देखो यार, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एफिशिएंट होता जा रहा है, तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि जो एप्पल अपने फोन बनाता है उसी के जो फोन रिसाइकल्ड है उसी में से रॉ मटेरियल निकाल ले वो अपने प्रोडक्ट के लिए. तो एप्पल ने बोला है कि अपने फ्यूचर लैपटॉप और आईफोन वो रिन्यूएबल सोर्सेज रिसाइकल से निकालेगा. Some e-waste optimism envision a circular economy in which refurbished or recycled can help fuel a sustainable future. Japan was an early leader pushing e-waste cycling through tough laws and appealing gimmicks. At the 2020 Olympic Games, इसमें जो इनको मिलेंगे मेडल्स, ये recycled e-waste से आएंगे. Emblems of a world in which e-waste can take on the sheen of immortality. तो अब ये एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है और जापान जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अर्ली लीडर है, और काफी गिमिक्स भी कर रहा है. यूटोपियन विजन ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी इज अ लॉन्ग वे ऑफ, लेकिन ये चीजें जो हैं अभी दूर है. ई वेस्ट रिमेन्स स्टबर्नली लो, either recycling, even the extraction has proved hard, and remaining mass of e-waste, mainly plastics, pose a more intractable problem. Recycling of these would probably need to be subsidized, and a few countries outside of this. तो ठीक है, तो ई वेस्ट के अलग अलग है, बहुत ही सिंपल पैसेज था, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसको ग्रास्प करने में. इसको 2 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट मैक्सिमम में हमें पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2.5 ले लेना, लेकिन उससे ज्यादा के डिजर्व नहीं करता है. isn't it? Right? Some of you may be pinching yourself कि इस तरह का कैसे दे दिया मॉक में इजी पैसेज, लेकिन आते हैं, इजी रीडिंग वाले पैसेज कैट में भी आते हैं. Alright, let's look at the questions. At the 2020 Olympic Games, athletes will receive the emblems of a world in which e-waste can take on a sheen of immortality. Emblems of a world. In order to, ये क्यों बोलता है emblems of a world? Emblem मतलब क्या होता है? Symbol. हाँ, emblem मतलब होता है symbol, okay, or something that represents. तो encapsulate the potential transformative power of effective e-waste management. ये रख सकते हैं. Suggest the solutions at best are superficial in nature. ये क्या है? ये सही है क्या? ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव टोन में स्टेटमेंट है, ये तो एक नेगेटिव टोन है स्टेटमेंट की. ये कह रहा है कि ये तो सुपरफिशियल है, मतलब ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. एम्फेसाइज द ग्रिम रियलिटी. ग्रिम रियलिटी कहाँ से आ रही है? एम्बलम्स में ये बोल रहा है कि इमोर्टैलिटी, मतलब कि ई वेस्ट जो है ये इमोर्टैलिटी अज्यूम कर लेगा ये, तो इसमें ग्रिम रियलिटी कहाँ से आ गई? प्रोवोक थॉट अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी एंड डुअलिटी. एब्सोल्युटली नो. One is the correct answer. Easy answer, easy picking. Sir, can you explain the meaning once, like sheen of immortality? हाँ, sheen of immortality. sheen मतलब क्या होता है? शाइन. तो आपने अगर, जापान ने कहा कि हम जो भी हमारा ई वेस्ट है उसमें से हम निकालेंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और वो हम बनाएंगे, उसी से मेडल बनाएंगे. तो व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज इमोर्टैलिटी और शीन और शाइन और लेयर ऑफ इमोर्टैलिटी टू दोज मेडल्स, टू दोज मेटल्स, राइट? तो हम ये जो ओलंपिक गेम्स हैं, दीज आर एम्बलेम्स ऑफ अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जहाँ पे कि ई वेस्ट जो है वो इमोर्टैलिटी ले लेता है. तो एम्बलम मीन्स रिप्रेजेंटेटिव. So this indicates the potential transformative power of effective. This is a positive statement. This is a very positive statement. बाकी के जो स्टेटमेंट वो सब नेगेटिव और डाउटफुल और इस तरह के स्टेटमेंट, इसलिए गलत. Yes, got it. Each of the following would weaken the arguments except.
तो weaken except means will not weaken, right? Yes, sir. 3 of them will weaken, 1 will not weaken. A UN report indicates that new global regulations have successfully eliminated 90% of illegal export. ये तो weaken हो रहा है बुरी तरह से. अगर 90% illegal export उन्होंने बंद कर दिया तो फिर हम क्यों घबरा रहे हैं इतना? हमने तो यहाँ पे बोला है कि इतना सारा आता है और इसके कारण हैजर्डस एक्टिविटी होती है और एमिशंस होते हैं और इतना HCl और ये सब होता है. तो अगर ये होता तो डेफिनेटली इट वुड वीकन इट, isn't it? Study published in journal demonstrate that new eco-friendly technologies for extracting valuable minerals are effective and have been adopted by recycling facilities in over 40 countries. ये तो बड़ा सक्सेसफुल बता रहा है कि eco-friendly technologies for extracting valuable metal. तो क्या ये यहाँ पे पैसेज में क्या बताया गया है कि क्या ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है, क्या हो रहा है ऐसा, ये अभी नहीं हो रहा है. द यूटोपियन विजन ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी इज लॉन्ग वे ऑफ. और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आर इफेक्टिव एंड हैव बीन अडॉप्टेड बाय रिसाइकलिंग फैसिलिटीज. तो दिस इज वीकनिंग और नॉट? यस सर. वेरी क्लियरली वीकनिंग, वेरी क्लियरली वीकनिंग, बिकॉज पैसेज सेज दैट ये तो अभी ग्राउंड पे है ही नहीं, अभी तो ये चीजें होनी शुरू नहीं हुई है. ये कह रहा है ना कि इट इज अ लॉन्ग वे ऑफ, दो it remains recycling remains stubbornly low in most parts of the world. और यहाँ हम कह रहे हैं कि 40 कंट्री में तो ऑलरेडी हो गया है. तो दिस इज वीकनिंग. According to data from the World Bank, the annual increase in global e-waste has stabilized and the past 2 years have seen a marginal decline. ये तो हम बोल रहे हैं ये तो बढ़ती जा रही प्रॉब्लम, और ये कह रहा है कि भाई ये तो स्टेबलाइज हो गई है. तो दिस ऑल्सो वीकन्स इट. Internal audit reveals that existing recycling programs which have less than a 20% success rate in recently efficiently managing complex plastic. This is as per in lines with the passages के argument. Therefore, this is not weakening. This is the correct answer. Okay, easy question. कोई difficult नहीं है. yes. Easy. The author mentioned cloak of reuse and repair. Cloak मतलब क्या होता है कि आपने एक उसको जामा पहना दिया ऊपर से दिखाने के लिए, है ना, उसको गलत जगह पे उसको करने के, मिसलीड करने के लिए. तो indicate that this concept is inherently flawed. ऐसा नहीं है भाई. आपने अगर किसी को कोई क्लोक मतलब कि उसके गाब में अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ डूइंग समथिंग यू आर डूइंग समथिंग एल्स. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. हाईलाइट मिसलीडिंग मेथड्स टू रैशनलाइज एंड कंसील द अनऑथराइज्ड. यस, दिस इज अ मिसलीडिंग. आप बोल के भेज रहे हो वहां से, अगर आपने एक सपोज करोगे ई वेस्ट निकला किसी कंट्री में, अमेरिका में, उसको आपने वहां से एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, ठीक है, और वहां पे लिख दिया कि दिस इज फॉर रीयूज एंड रिपेयर. तो वो क्या है, वो आपने मिसलीड करने के लिए लिखा है ना अथॉरिटीज को. ओके, आपने मिसलीड करना है. अल्टीमेटली तो आपने डंप कर रहे हो आप उसको अनऑथराइज्ड. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. सजेस्ट दैट मंत्रा इज अ मियर PR स्ट्रेटेजी. क्लोक लिखने की जरूरत होती. और इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं है. क्रिटिसाइज द इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज लाइक पाकिस्तान एंड घाना. दिस प्रॉब्लम पाकिस्तान और खाना की नहीं है, प्रॉब्लम जो वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी है. इसलिए करेक्ट आंसर इज सेकंड. Which of the following would the author most likely agree with regarding the concept of circular economy in e-waste? अब circular economy के बारे में जो लिखा है इसने यहाँ पे, the utopian vision of circular economy is a long way off. The e-waste cycling remains stubbornly low. Even the extraction of precious metals is too hard. तो this is अभी भी ये सब चीजें नहीं हुई है, right? The circular economy is a novel distraction from the pressing need for more stringent international regulations. इज अ डिस्ट्रैक्शन, ऐसा तो नहीं बोल रहा है वो तो क्लोक वाला ये था डिस्ट्रैक्शन. नॉट द करेक्ट आंसर, राइट? While the circular economy offers a glimpse of hope, its full realization is impeded by current technological and legislative obstacles. तो इससे हमें होप तो दिखती है, लेकिन अभी वहां पे करंट टेक्नोलॉजिकल और लेजिस्लेटिव ऑब्स्टिकल्स हैं, करेक्ट? तो दिस लुक्स ओके टू मी. मतलब इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं दिख रही है, इसको रख लेते हैं. कॉन्सेप्ट अभी लार्जली सक्सेसफुल इन कंट्रीज. ये तो कह रहा है कि यार हो ही नहीं रहा है. इट इज अ वे ऑफ, स्टबर्नली लो है. तो लार्जली सक्सेसफुल कहाँ बोल रहा है फिर ये? इसलिए ये गलत है. Circular economy is a well-intended notion that unfortunately remains more theoretical than practical in today's world.
ये भी ठीक लग रहा है मेरे को तो, इज इट नॉट? यस सर। यस सर। तो यस सर। अब 2 और 4 में से क्या लगाएंगे? सिर्फ मैंने फोर्थ पकड़ा था। मैंने 2 लगा दिया था। सर मैंने 2 करा था। यस सर। यहाँ पे मैंने तो फोर्थ लॉ किया था। प्रोबेबिलिटी आ गया ना। यस सर, नहीं मैं सोचा क्या तो वहाँ यूटोपियन था तो मैं लगा कहीं होप होगा उसमें, इसलिए मैंने 2 मार्क कर दिया। यूटोपियन तो ये भी सपोर्ट करता है, वेल इंटेंडेड नोशन, ग्लिमर ऑफ होप। यूटोपियन मतलब कि आइडियलिस्टिक, यस सर। रियलिस्टिक। सर 2 में थोड़ा बहुत ज्यादा दिया था, तो मतलब वो जो इम्पीडेड बाय करंट टेक्नोलॉजिकल एंड लेजिस्लेटिव, उसके चक्कर में मार्क करा था। यस सर। प्रैक्टिकल जो गिवन है वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि मुझे भी टेक्नोलॉजी का नहीं पता चला था कि मतलब कैसे काउंट होगी। हाँ वो भी एक पॉइंट। सागर क्या है issue? और सर उन्होंने मेंशन भी किया है कि एनफोर्स थ्रू लेजिस्लेशन, और वो इसलिए 2 ज्यादा अपीलिंग है। ये 2 ज्यादा बेटर है। ओके, ये ये सर सागर फिर उसमें यही मतलब एटलीस्ट चीजें हो तो रही है, मतलब फोर्थ वाले ऑप्शन में डायरेक्टली लिखा है कि थ्योरेटिकल है, मतलब प्रैक्टिकल उस पे नहीं हुआ है। तो सर इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है, इसमें मतलब लिखा है कि लॉन्ग वे ऑफ है बट चीजें हो तो रही है उसमें में, तो फिर उसको आप थ्योरेटिकल नहीं कह सकते सर। ये उसमें इट रिमेन्स स्टबर्नली लो, ठीक है, इट मे रिमेन स्टबर्नली लो बट एटलीस्ट हो तो रहा है, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर, यस सर, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल है तो मतलब फिर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, यस सर। तो है ना, ये दोनों ऑप्शन एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इवेलुएट करने चाहिए थे हमको। और दिस इज नॉट रियली सपोर्टेड हियर बिकॉज देर आर सम प्लेसेस, सम एग्जांपल्स ऑफ इट वेयर इट इज हैपनिंग इवन दो इट इज एक्सट्रीमली एट अ वेरी लो लेवल। तो फुल रियलाइजेशन इज इम्पीडेड बाय करंट टेक्नोलॉजिकल एंड लेजिस्लेटिव ऑब्स्टिकल, इसको हम फिर भी, इसमें सर एक बार करंट टेक्नोलॉजिकल बता दो कैसे ये आएगा। तो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखो, इवन द एक्सट्रैक्शन हैज प्रूव्ड हार्ड टू कैपिटलाइज ऑन रिमेनिंग मास, mainly plastics pose a more intractable problem. The recycling of these complex would need to be subsidized or enforced through legislation. तो legislation तो यहाँ पे आ गया, यस सर, पर टेक्नोलॉजी नहीं मिला था तो मैंने इसलिए मतलब फोर्थ करा था। टेक्नोलॉजी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, टेक्नोलॉजी अब आ सकता है मुझसे, इसलिए ठीक है ये, मतलब इसमें सेकंड इज और सर हाँ बोलो। फोर्थ में भी मतलब मोर थ्योरेटिकल लिखा था सर देन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो है पर उससे ज्यादा थ्योरेटिकल है। नहीं, मोर थ्योरेटिकल तो ये मतलब है कि ये कहीं पे भी हो ही नहीं रहा है। See, if any say that it remains more theoretical than practical, it means it is not implemented, isn't it? ओके सर, मैंने इसको गलत इंटरप्रेट करा था फिर। नहीं, आपकी गलती नहीं है ये, मतलब ये कोई बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर 19-20 के ही फर्क है दोनों में, अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ वेरी, मतलब इफ आई हैड बीन द मेकर ऑफ दिस आई वुड नॉट हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन an ऑप्शन लाइक दिस, आई वुड हैव काइंड ऑफ, क्योंकि अगर देखो, अगर हम बहुत रात, अगर बहुत ज्यादा हम डिस्कस करें, रात तक डिस्कस करते रहेंगे, तो somebody, I mean, if I was given, if suppose एक डिबेट हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि भाई 2 वर्सेस 4, तो उसमें मैं 4 को जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, मतलब बहुत आर्ग्यूमेंट कर करके आई कैन जस्टिफाई इवन 4, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम उतना अभी आगे नहीं जाते, ठीक है। आई एग्री, आई हैव माई फुल what you may call it sympathy or whatever, और यू नो आई हैव फुल दिस थिंग फॉर यू कि आपने 4 मार्क किया, बट कर सकते हैं 4 को भी जस्टिफाई अगर बहुत ज्यादा लड़ाई लुड़ी हो जाए तो, बट ठीक है, फिलहाल इसमें क्योंकि लेजिस्लेटिव भी दिया हुआ है और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, तो इसको मार्क कर देते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर हाँ, मैंने ना मार्क तो सेकंड ही किया था, लेकिन ना मुझे थर्ड में पूछना है। जैसे जापान के एग्जांपल से मतलब इसको बोल नहीं सकते, मतलब जो एम्ब्रेस कर रहा है तो सक्सेसफुल है उस कंट्री में। एक मिनट, जापान का क्या एग्जाम्पल है? जापान में क्या बोल रहा है वो? ई वेस्ट रिसाइकलिंग। एक मिनट, क्या लिखा है? नहीं सर, मतलब ये ऊपर लिखा है ना, जापान एज क्या लिखा है? अर्ली लीडर। क्या लिखा है? अर्ली लीडर ऑफ दिस मूवमेंट पुशिंग ई वेस्ट, मोर रिसेंटली अपीलिंग गिमिक्स। तो क्या इससे कह सकते हो आप कि ये तो गिमिक्री बोल रहा है इसको, कि जो ये बोल रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में देंगे देंगे, ये सब तो गिमिक्री है। गिमिक्री मतलब क्या होता है, कि रियलिटी होता है कि नहीं होता है? तो कहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो थर्ड को यार? इट हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल इन कंट्रीज, मतलब उसकी लैंग्वेज तो पढ़ो उसको जस्टिफाई करने के पहले, कुछ तो सोचो। जापान भी कर रहा है, वो भी इधर उधर की जबरदस्ती की चीजें घुमा फिरा कर रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, बिल्कुल ही गलत आंसर, ठीक है। ओके सर। क्लोज, यस, 2 and 4 are pretty close, and 2 is a shade better, I would say, but
I would not have created this second option just like this. Okay, fine. Let's go ahead. Okay, we'll go to this 11th. सॉरी दिस वन कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट. ये बहुत इजी पैसेज है, मतलब इसमें मुझे क्या बोलूं मैं, इतना इसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये परमानेंट लव है, ये यूनिवर्सल एस्पिरेशन होता है, लेकिन इसमें सीरियस क्वेश्चन है. हाउ कैन वी प्लेज लव टू समवन फॉर एवर? अरे एवर छोड़ो, लोग तो 7 जन्म तक प्रॉमिस कर देते हैं, है कि नहीं? करा है क्या किसी ने? अगले 7 जन्म तक, ऐसा देखा होगा पिक्चर में. हाँ सर, देखा है पिक्चर में. हाँ सर, वैसे भी घूम रहे हैं इंस्टा पे. सर पिक्चरों में देखा है बस. हाँ, तो वो कह रहा है कि 7 जन्म छोड़ो, आप इस जन्म में भी आप कैसे कर सकते हो. Firstly, it is crucial to understand the nature of emotions and commitment. Emotions are inherently fluid; they evolve with our experience and changing conditions. This fluidity challenges the concept of permanence in love. तो हमारे इमोशंस जो है ये सब फ्लूइड है. ठीक है, तो फिर कैसे परमानेंस को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Emotions can change, then how can love be permanent? While we may feel intense love at one moment and that feeling could wane or evolve over time due to various circumstances, whether they pertain to us or our partner, this doesn't negate the idea of love. It makes us reconsider the conditions under which लव बिकम्स और रिमेन्स परमानेंट. तो बोल रहा है जैसे हम कहते हैं इमोशंस है, परमानेंस है लव में, तो इमोशन के ऊपर बेसिस पे नहीं हो सकती वो, क्योंकि इमोशन चेंज होते रहते हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आइडिया ऑफ लव को निगेट कर रहे हैं, हम थोड़ी कंडीशंस को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं जिसमें कि लव कैन बिकम परमानेंट. रोमांटिक पोएट शेली points out the absurdity of promising to forever love a person. The argument such a vow limits us from future growth, self-discovery, and potentially more meaningful connections. So this is a kind of a vow that limits us from all of this, he's saying. Just as holding on to set belief without openness to change or challenge can be a form of stagnation, promising to love unconditionally forever. अरे भाई ये अपना माइक म्यूट कर दो, कुछ हवा आ रही है उधर. may inadvertently close off avenues for personal or mutual growth. तो आप किसी को अगर unconditionally love करने की बात करते हो forever, then this may actually close off avenues for personal growth because it could result in your stagnation. However, it is essential to differentiate between the idea of constancy and the right kind of permanence. Shelley isn't necessarily advocating for emotional or relational fickleness. वो ये नहीं कह रहा है कि भाई fickleness है, आज किसी को इसको पकड़ लो A को, कल को B को पकड़ लो, ऐसा नहीं बोल रहा है. Instead, he suggests that endurance in love should be for right reasons. For example, some relationships are enduring because they continue to bring joy, foster personal growth, contribute positively to both parties' lives. कुछ relationship बड़ी enduring होती है because of all these things. These are likely to naturally endure. Endure means to last. They don't require a forced commitment. तो just एक कसम खाइए, उससे नहीं है. Okay, they will bring joy and all of these things to you. This is where the concept of the right kind of permanence comes in. Relationship should be long lasting, not because both parties are hell bent on sticking to their commitment at all costs, but because the relationship itself possesses quality. Just because कसमें खाई आपने बचपन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप में स्टिक करो, बल्कि इसलिए करो क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी जो कि आपकी उसकी उस रिलेशनशिप को लॉन्गेविटी प्रोवाइड करती है. In essence, best relationships have degree of flexibility that allows them to adapt to life's vicissitudes. Vicissitudes क्या होता है? हमने किया हुआ है. What is it? Change in fortune. Change in fortune. Very, very good. Just like a conditioned reader who continues to read a book as long as it provides value, a wise lover remains in a relationship as long as it enhances the life of both partners. Fine, this approach doesn't indicate a lack of commitment. It's a conscious form of commitment that values quality and mutual growth over blind loyalty. Sometimes relationships end not because love has disappeared, because the relationship has no longer contributed to the individual growth. ठीक है, in such cases the love might remain, but its form might need to change. ठीक है, तो वहाँ पे वो X हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, लेकिन लव रहेगा जो भी आपका रहा है, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाएगा उसका. ठीक है, इट मे नॉट बी इन दैट सेम वे बिकॉज देयर इज अ if you feel that it is no longer contributing to your growth and happiness, then it is time to redefine it. All right. Further, while there is nothing fundamentally wrong with making commitments like marriage, they should be seen as a framework that can support a relationship when times get tough, rather than unalterable contracts that bind it indefinitely. Rational commitment supports a relationship by allowing it to breathe and grow. Commitment is an asset when it serves to strengthen and support, but becomes a liability when it serves as a cage. All right. ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? I hope everybody is clear on this. Yes, sir. ठीक है. Which one of the following is the key words of the passage? सेकंड. यार ये मतलब बहुत ही घटिया क्वेश्चन है अगर आप मेरे से सच पूछो तो. तो मैंने फोर्थ करा था इस वाले में. Ridiculous. फोर्थ किया था. This is the most ridiculous question. लगा तो सब सभी है.
तुम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करा था, पता है? कौन सा? ये वाला। नहीं, क्या मार्क करा था क्वेश्चन सर? कौन सा मार्क करा था मैं पूछ रहा हूँ। फोर्थ फोर्थ। फोर्थ, अच्छा ओके, फोर्थ। और आंसर क्या निकला? सेकंड। सेकंड। सर इसमें आंसर फोर्थ नहीं है। आंसर इसमें सेकंड दिया गया अभी। I don't know on what basis. मतलब honestly this beats me. This beats me. मतलब this is actually this is most ridiculous, yeah, one of the most ridiculous questions that I would have ever come across. Permanent love, relationships, contracts, permanent love, self-discovery, marriage vows, rational commitment. आपने फोर्थ भी रैशनल कमिटमेंट, फोर्थ में कमिटमेंट ठीक है, फोर्थ वाज आल्सो ओके, फ्यूचर ग्रोथ ठीक है, परमानेंट लव, सेल्फ डिस्कवरी, मैरिज वाउज, ए में भी क्या दिक्कत है? परमानेंट लव, रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, आई डोंट नो। मतलब दिस इज अ वेरी रिडिकुलस क्वेश्चन एंड वी शुड नॉट इवन अननेसेसरली वेस्ट टाइम इन डिस्कसिंग दिस, ठीक है। इसमें आंसर उसने दे रखा है 2, वही भगवान जाने कि उसने क्यों दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए छोड़ दो। All of the following statements may be considered valid inferences from the passage except commitments based solely on emotions may be inherently unstable. ठीक है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गलत है, मतलब दिस इज अ वैलिड इन्फ्रेंस। एन इनफ्लेक्सिबल अप्रोच टू लव कुड लीड टू स्टैग्नेशन, ये भी बोल रहा है बिल्कुल क्लियरली। ट्रू एसेंस ऑफ परफुटफुल कमिटमेंट इज टू यूनाइट टू इंडिविजुअल्स, ये तो यार पिक्चरों जैसी बात कर रहा है। एंडिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप डजंट नेसेसरली सिग्निफाई द एंड ऑफ, ये भी बोल रहा है कि ठीक है लव जो है आपका चेंज हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लव माइट रिमेन बट द फॉर्म माइट नीड टू चेंज, तो इसलिए ये भी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा था। है ना, मतलब ये तो सर हुआ क्या, जो मतलब मेरा 4 मिनट ही बचा हुआ था, तो हाँ मैं सोचा क्वेश्चन निकालता हूँ इसमें से। तो हाँ सर मैं आया तो मैं फर्स्ट रीड किया, तो वहां पर तो बहुत अजीब सा लगा चारों सही है। हाँ फिर मैं देखा देखा क्या जो मतलब, फिर ये उसमें से सेकंड ही मार्क कर दिया। मतलब सोचा क्या जो हम्म बॉक्स में होता है ना कई बार, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, हम्म इसलिए मैं सेकंड मार्क कर दिया। हम्म। एंड सर इसमें आया तो मतलब इसमें जो आपको लीस्ट लाइकली दिख रहा था वो मार्क कर दिया। हाँ, क्योंकि ये ऑप्शन में मुश्किल चीज ये हुआ है कि वो सही हुआ है। ग्रेट। सर ये ऑड वन आउट है इसमें। यस सर वही वही। और हमारी किस्मत इतनी खराब है कि मतलब इतनी अच्छी है रादर कि हम जो मार्क करते हैं वो लास्ट में होता है, तो हाँ इसलिए एग्जैक्टली, इसलिए तो जो मैंने लीस्ट लाइकली है उसको मार्क कर दो। मार्क, क्योंकि सर तीनों सेम लग रहे थे ना, 1 3 4 में हाँ कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा था। एंड 14 में क्या किया फिर इसमें तो सर ये ऑप्शन एलिमेंट से मैंने मतलब पढ़ा, तो मैं ऐसे ही लिमिट करते चला गया और सही भी हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज कंडीशनल रीडर? अब ये कोई क्वेश्चन है क्या इन द पेनल्टीमेट पैराग्राफ? कंडीशनल रीडर वही है जिसको कुछ वैल्यू मिलती रहे पढ़ने से, कि और तो क्या हो सकता है? रीडर्स हु रीड कंटेंट एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू फाइंड इट रिवॉर्डिंग, सिंपल। Readers engage with content when there is an external motivator present. Who read when the content aligns with a specific interest. Who might only engage with under certain conditions. ठीक है, conditions तो conditional बना दिया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है। Which of the following if false would weaken the argument? मतलब if true will not weaken, right? So if true will not weaken. तो मैरिज vows are sacred bonds that serve as unbreakable moral anchors in a relationship. तो ये तो वीकन कर रहा है ना, क्योंकि वहां पे बोल रहा है कि भाई मैरिज vows को ऐसी सेक्रेट बॉन्ड नहीं है, और इसको ऐसे मत, डोंट हैव टू लुक एट इट लाइक दैट। सो दिस इज डेफिनेटली वीकनिंग, isn't it? So if true will not weaken निकालना। Enduring love should not be based on qualities that naturally lead to a, यार it should be based, it should be based on, so this is also weakening. Commitments within relationship do not lead those relationships to go astray. कमिटमेंट के कारण जो है रिलेशनशिप इधर उधर नहीं जाएगी, ये भी गलत है, ये भी वीकन कर रहा है। The best relationship है flexibility to adapt. This is a correct statement. This will definitely not weaken. This is in line with the passage. So ये क्वेश्चन जस्ट बिकॉज इफ फॉल्स और इसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया इसने, तो आपको थोड़ा सा इसको मॉडरेट का दर्जा देना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं था। तो इसमें से हमने देखा कि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अब्सर्ड था, 3 क्वेश्चन ठीक थे।
राइट। इसका तो सर कॉमन आंसर ही और लास्ट वाला था, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो हकीकत ही है फोर्थ ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए, यस तनुज बोलो। सर लास्ट वाले में ये पूछना हम्म, था कि विल नॉट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वो या तो मतलब थोड़ी आवाज इररिलेवेंट थोड़ी हो सी या नहीं आ रही आपकी स्ट्रेंथन हो साफ जाए। साफ, थोड़ी आवाज नहीं आ रही साफ। सर अब आ रही है। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये इसमें विल नॉट वीकन को मतलब स्ट्रेंथन या फिर वो इररिलेवेंट वाला पॉइंट भी बना सकता था। हाँ, विल नॉट वीकन मीन्स की विच इज, सी विल नॉट वीकन मतलब क्या होता है कि either it is in line with the arguments of the passage, in line with the arguments, right, or it is irrelevant. ये दोनों कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको ये ओके सर, फोर्थ जो आंसर है, इट इज इन लाइन विद द आर्गुमेंट्स, द पैसेज आर्गुमेंट, isn't it? गॉट इट ओके नाउ, अब क्या हुआ देखिए, मैंने ये पैसेज दोनों कर लिए, उसके बाद में मैंने कहा अब क्या करा जाए, तो मुझे लगा चलो पहले पे देख लेते हैं। दोनों कर सकते हैं, दूसरा वाला भी दिख रहा है, ये वाला कर लेते हैं, लास्ट वाले में 2 ही पैराग्राफ है तो उसको कर लेंगे। लेकिन इसको मैंने पढ़ते पढ़ते somehow I started getting, I mean I, because already टाइम वाइम बचा नहीं था ज़्यादा, दोनों करने का दिमाग में था, तो I started finding it a little vague and hazy। इसका कुछ मैंने पढ़ा थोड़ा सा, मुझे मतलब इट नीडेड लिटिल कंसंट्रेशन, एंड आई फाउंड कि ये वही घुमा घुमा के वही वही बातें कर रहा है, तो इसलिए इसको मैंने 1-1.5 मिनट पढ़ने के बाद में छोड़ दिया। ठीक है, एंड देन आई वेंट टू दिस वन, एंड देन आई रियलाइज कि टाइम बचेगा तो आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 मिनट्स आई हैड स्पेंट ऑन कॉपिंग इट, राइट, तो मेरे पास में 35 मिनट्स ही थे, तो ऐसे ठीक है, ये वाला करके देखते, टाइम होगा तो चले जाएंगे। तो वन ऑफ द करंट डिबेट्स relating to the beginnings of Indian history involves both archaeology and linguistics attempt to differentiate between indigenous and alien people. History has shown that communities and identities are neither permanent nor static. Their composition changes. The arrival of new people in an era, possibly new technologies are introduced, or historical changes of a more local but far reaching. ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। Some areas are more prone to change, such as borderlands, mountain passes, and fertile plains, but densely forested areas may retain their isolation. ठीक है, जो चीज आपकी बाहर के बॉर्डर के होती है वो चेंज ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें बाहर के लोग ज्यादा आते हैं, और जो ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेटर्स जिहादी पाकिस्तानी जो हमारे टेररिस्ट हैं वो भी बॉर्डर के टाउन्स में आते हैं। हम लोग बीच में हैं शहर के, तो इतने नहीं आते वहाँ पे, राइट। To categorize some people as indigenous and others as alien, to argue about the identity of the first inhabitant of subcontinent, right, sort out these categories is to attempt the impossible. तो अब कौन इसमें इंडिजिनस है, कौन एलियन है, और उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये सब बेसिकली it is basically not really a very feasible attempt. It is precisely to the intermixture of people and ideas that the genesis of culture is to be found. Such arguments arise from concerns of present day privilege and power rather than from reading the history. तो इस तरह के जो आर्गुमेंट होते हैं ये प्रेजेंट डे प्रिविलेज पावर से रिलेटेड होते हैं rather than from reading the history. तो दिस ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस, जो अभी इंडिया में जो भी चल रहा है, हम इस बारे में पढ़ ही रहे हैं कि हिस्ट्री जो है उसका नैरेटिव किस तरीके से शेप किया जाता है, आइडियोलॉजीज के हिसाब से शेप किया जाता है, राइट। इसके बारे में अभी थोड़े दिन पहले हमने शायद एक पैसेज करा था या कुछ क्वेश्चन करे। It was not just the landscape that changed, society also changed and quite noticeably, but there was a proposition unacceptable to colonial perception that insisted on unchanging character of Indian history. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो एक पैसेज किया था 22 का किया था या 2022 का किया था, जिसमें ओरिएंट वाली बात हो रही थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, जो ओरिएंटलिस्ट थी उसमें, तो उसमें भी अनचेंजिंग कैरेक्टर की बात हुई थी कि हमारी एज इफ की द सोसाइटी हैज नॉट चेंज्ड। तो कॉलोनियल परसेप्शन ये है कि जो हमारी सोसाइटी 3000 सालों से है वैसी की वैसी है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑन डायनेस्टिक हिस्ट्री इन अर्ली स्टडीज वर ड्यू टू द असम्पशन दैट इन ओरिएंटल सोसाइटी द पावर ऑफ रूलर वाज सुप्रीम इवन इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनकी जो ये ओरिएंटलिस्ट की स्टडीज होती है, इसमें दे हैड एन असम्पशन दैट द रूलर की पावर सुप्रीम है इवन इन डे टू डे अफेयर्स, yet authority for routine functions was rarely entirely concentrated at the center of Indian political system. Much that was seen as essentially centralized in theories such as Oriental despotism was in fact localized to the functions of caste and of central other organizations. तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये था कि एक ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा था यूरोप के डिस्पोटिज्म को, लेकिन उसके लिए एग्जांपल्स यूज कर रहा था ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के। याद है आपको? गायब हो गए क्या सब? यस सर, यस सर। हाँ,
तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म में बेसिकली जो ये कह रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर की बात की गई थी वो ऐसा नहीं था. It was localized to the function of caste and organizations. Understanding of political power in India involves analysis of caste relationship and institutions such as guilds and rural and urban councils, and not merely a survey of dynasties. तो अगर पॉलिटिकल पावर समझनी है आपको, तो आपको कास्ट रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस और ये सब चीजें भी समझनी पड़ेंगी. सिर्फ एक डायनेस्टीज का सर्वे करने से काम नहीं चलेगा. That the study of institutions did not receive much emphasis was in part due to the belief that it did not undergo much change. An idea derived from a condition that Indian culture had been static. Again, this is linked to the thought process of the Westerners or the Orientalists that Indian society had not changed much and culture was a static thing. Largely owing to the lethargy of India and its gloomy, fatalistic attitude to life. Yet even a superficial analysis of change in social relationship within the caste structure or links between political and economic or the vigorous mercantile activities of Indians points to anything but static. तो ये सब अगर कोई हम स्टडी करता तो उसको इमीडिएटली आंसर मिल जाता कि ये it was anything but static. That means it was not at all static. It was not at all unchanging. At a certain level, there are aspects of cultural traditions that can be traced back to roots as a few thousand years, but such continuity should not be confused with stagnation. कुछ कुछ चीजें हैं हमारे कल्चरल ट्रेडिशन की जो कि हजारों साल पुरानी है, लेकिन इट डजंट मीन दैट वी वर एक्चुअली we totally had a stagnant society. ऐसा नहीं. The chanting of Gayatri hymn has a history of 3 millennia, but its current context can hardly be said to have remained unchanged from earlier times. And for the historian, the context is as important as the content of the hymn. गायत्री मंत्र हम 3000 साल पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज है. पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में करते थे, आज किसी और कॉन्टेक्स्ट में करते हैं. हिस्टोरियन के लिए वो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि पहले क्यों करते थे. हो सकता है आज हम उसको किसी और चीज से एसोसिएट करते हैं कि मे बी इन अर्लियर टाइम्स we associated it only with religious mindset, but today we associate it with more of spirituality, with more of meditation, with more of mental healing or something else. कुछ लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं as a form of meditation also, or as a form of healing maybe. तो context change हो गया है. तो आप अगर सोच रहे हो कि यार ये गायत्री मंत्र तो 3000 साल पुराना है और इंडिया में 3000 साल पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, इसका मतलब है इंडियन कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी स्टैटिक. दैट इज नॉट what it the way it should be looked at, because context is extremely important. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा गायत्री के एग्जांपल से, मंत्र के एग्जांपल. ओके, सो बेसिकली हिस्ट्री अगेन, हिस्ट्री को किस तरीके से देखा गया है इंडिया की, और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऐसा समझा गया था कि मोस्टली जो पावर्स थी वो डायनेस्टी या रूलर के हाथ में थी, लेकिन ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि नो, इट वाज देयर, द डे टू डे फंक्शनिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस which have not really been the focus of attention of all these Orientalist studies. And also, they were kind of wrong to have looked at the society as a stagnant society with no change in culture. Okay, तो इस तरह से पैसेज में बातें की गई. Let's go to the questions. It can be inferred from the passage that the author would least agree with the following. तो author least agree किससे करने वाला है? Focusing on a few resources can lead to a skewed understanding of history. तो इससे तो एग्री करेगा ही करेगा ना, ये तो कोई भी बता सकता है. मतलब अगेन पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही बता देगा कोई भी. कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री रिक्वायर्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये भी है. तो ये तो बहुत जनरल टाइप की क्वेश्चन दे दिया इसने. कैटेगराइजिंग पीपल इनटू अस वर्सेस देम इज ऑफन रूटेड इन हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस. ऐसा है क्या? नहीं, सो उल्टा बोल रहा है. उल्टा बोल रहा है. इट इज रूटेड इन व्हाट? कहाँ दिया इसका आंसर? फर्स्ट पैरा, लास्ट लाइन. It is precisely in the intermixture of peoples and ideas that the genesis of culture is found. Such arguments arise from the concerns of modern day, present day privilege and power rather than from reading history. तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हिस्ट्री से नहीं आती, वो आपके पॉलिटिकल इससे प्रिविलेज और पावर से आती है. तो दिस ऑथर विल नॉट एग्री विद दिस. Academic approaches to Indian history may still bear the imprint of colonial bias. तो लिखा हुआ है, साफ साफ बोल रहा है कि we is the right answer. Chanting of Gayatri hymn has history of 3 millennia. Current context and historian is important. Which of the following is least compatible? मतलब कि कौन सा इसमें से ऑप्शन इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है या इससे कंपैटिबल नहीं है. Okay, this is the way he tries to fool. Okay, कोई लोग सोच लेंगे इसको जनरली which is compatible with the sentence. जल्दी में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि which of the following is compatible with it. In the study of history, understanding circumstances requiring studying surrounding a historical requires the knowledge of that element in question.
Understanding the circumstances surrounding a historical element requires understanding of that, knowledge of that element in question. Element in the question कि हमें context के ऊपर होना चाहिए, या फिर दोनों चीजें equally important है. Context is equally important as the content. तो खाली इसकी knowledge से नहीं है, उसके आपको content उसके context को भी समझना पड़ेगा. तो this looks to be okay. We'll keep it. One cannot fully grasp a historical element significance without understanding how its roles and meaning. This is the context thing. ठीक है, this is given. This is compatible. Just as hymn exists as a set of words and practice, history requires examination from multiple angles. Yes, this is compatible. While our understanding of a concept may remain stable, the real world circumstances that give meaning are continuously in a flux. Yes. Correct answer is 1. Knowledge of that element is not going to suffice. You need the context also. Okay. Because he says, historian, the context is as important as the content. यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कंटेंट. ऑलराइट सो फोर्थ वाले भी बता दो एक बार कि रिमेन स्टेबल कह सकते हैं जस्टिफाइड है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट में रिमेन स्टेबल. हाँ, गायत्री मंत्र की अंडरस्टैंडिंग तो सेम ही रहेगी, लेकिन उसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा. मतलब कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा ना मीनिंग उसका. अच्छा, ठीक है. दिस इज ओके. दिस इज ओके. All right. That the study of institution did not receive much emphasis or impact due to belief that it not going to much change. Idea derived from conviction Indian culture has been static or into lethargy. Best interpretation. Misconceptions about Indian culture being changing and changing has sidelined the study of social institutions. Yes, this looks okay. Static and unchanging has led to the neglect of study. Culture की बात नहीं हो रही भाई, study of institution की बात हो रही. ये तो गलत है. Fact that Indian lethargy has contributed. ये बिल्कुल ही. The notion that Indian culture is static has limited the Indian academic focus on their own history. Correct answer is 1. Very simple question. Institutions की बात हो रही है तो culture और फिर इसकी बातें क्यों करोगे आप? Institutions are not the same as culture. Which one of the following best describes what the passage is trying to do? It disputes the idea of centralized power, pointing out authority is often distributed through social structures. लेकिन ये तो मेन पॉइंट नहीं है उसका. दिस इज अ पॉइंट विच इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट अ मेन पॉइंट, राइट? Emphasizes long-standing traditions can involve in meaning impacting how we interpret. But confronts stereotypes of static Indian history, advocating for recognition of its fluid and intricate. Yes, communities are fluid, changing. Communities are not fluid. Okay, the fluid or nature of the society. So third is the correct answer. All right, any questions on this? सर मुझे वही थर्ड और फोर्थ में डाउट था. मुझे लगा कि फोर्थ फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा पैसेज की लग रहा था कि जो कम्युनिटीज और उनके आइडेंटिटीज की बात कर रहा है. तो मुझे मतलब वही फर्क समझ में नहीं आता थर्ड और फोर्थ में. Very good. Good question. Would anybody answer it, or before I answer that, what is wrong with fourth specifically? देखो, पूरा पैसेज जो है, इसको अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहोगे, एक या दो वर्ड में, तो क्या बोलोगे आप? व्हाट विल यू लेबल इट एज? व्हाट इज इट अटेम्प्टिंग टू चेंज परसेप्शंस अबाउट? ओके, व्हाट इज इट दैट इट वांट्स यू टू हैव अ डिफरेंट परसेप्शन फ्रॉम व्हाट इट हैज बीन नाउ? About what? About the history of India, isn't it? हाँ? Yes, sir. हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है ना, कि इंडियन हिस्ट्री को जिस तरीके से देखा गया है, उसका हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज जिस तरीके से देखा गया था वो तरीका गलत था. वो जो तरीका था उसके अंदर जो इश्यूज थे वो इसने हाईलाइट किए हैं, और उसके कारण ये बताया कि हमें अपना व्यू हिस्ट्री का चेंज करना चाहिए. Now, is it there in fourth? Yes. Passage argues that communities and identities in India are fluid. Fine. चलो, ठीक है. Changing over time rather than static or permanent. Fine. But then what does it lead us to? What is he trying to suggest here? यही इसका मैसेज है क्या कि नहीं, हमारा कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक था. हमारी सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक थी. Is it his point, or his point is to drive through that कि इसके कारण जो हिस्ट्री की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमें वो करेक्ट करना चाहिए? बताइए.
तो वही जो सेकंड पॉइंट बोला आपने। ना यस सर। इसके कारण हमें हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो पैसेट confronts the stereotypes of Indian history, advocating for recognition of its. That's why 3 is correct and 4th is not. ठीक है? All right. Let's now quickly address the first. अब ये बोल रहा है मीडिया फ्रीडम प्लूरलिज्म एसेंशियल परक्विजिट्स हैं अलाउइंग फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, इट इज वाइडली नोन दैट इज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिड एडवांसमेंट इज टेक्नोलॉजी हो गया है, डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया है। लेकिन अब जो डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया डिफाइंड बाय EU डिजिटल सर्विसेज एक्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिसरप्शन ऑफ मीडिया मार्केट लीडिंग टू अ प्रोफाउंड क्राइसिस इन द मीडिया सेक्टर। तो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स मीडिया में खत्म हो गए या डिक्लाइन हो गए। Media market in EU has rapidly and dramatically changed in the last decades. So he is saying that media freedom plurality जो है वो basically अभी थोड़ा सा because of media landscape undergoing significant transformation due to disruption from technology, तो काफी कुछ change हो गया। ठीक है, तो उसका sustainability भी traditional model की decline पे आ गई है। Evolving media landscape presents both opportunities and challenges for media freedom and pluralism in the EU. Specific nature of media as a pillar of democracy makes it imperative to ensure its independence. Within the EU, there has been ongoing debate about media pluralism. Pluralism means कि media should be able to give diverse views. हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक मीडिया को बोल दिया जाता है ये कौन सा मीडिया है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया मतलब क्या है? What is गोदी? That support BJP. हाँ, जो वो सपोर्ट बीजेपी। तो प्लूरलिस्टिक नहीं हुआ ना। तो प्लूरलिस्टिक मतलब क्या है कि भाई आपके पास में सामने खड़े हुए हैं सभी लोग, रवीश कुमार भी खड़े हुए हैं और बरखा दत्त भी खड़ी हुई हैं और राजदीप सरदेसाई भी खड़े हुए हैं और इस तरफ अर्नब गोस्वामी भी लड़ रहे हैं उनसे। तो इस तरह का जो मीडिया है वो प्लूरलिस्टिक है। ठीक है, तो मीडिया शुड बी प्लूरलिस्टिक एंड हाउ टू सपोर्ट इट दैट डेट्स बैक टू एटलीस्ट इन द 80s and its first current acknowledgement with the publication of European Commission Green Paper and blah blah. While member states have traditionally held the primary responsibility of safeguarding media as part of their exclusive competency. Member states means EU के जो states है, EU के जो components हैं, whether it is France or Germany or Austria or Denmark or whatever it is. The political and academic debate has been revolving over the need for a coordinated approach at the EU level as a needed measure to tackle the internal market barriers and enhance the free flow of media service. तो अब ये कह रहे हैं यार देखो, अभी तक तो इंडिविजुअल कंट्रीज करती थी उसको, अब हमें जरूरत है कि हमें एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी पड़ेगी EU की तरफ से। Establishing rules entails fostering common standards for regulation of peculiar services, media services that are instrumental to democracy and entail consequent consideration of media plurality. One of the main obstacles to level playing field is that controversial issue around existing competencies in EU as media regulation है लागू। तो ये देखो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आप, सिंपल सा कुछ इसमें ज्यादा नहीं है कि मीडिया को होना चाहिए। ठीक है, मीडिया को प्लूरलिस्टिक और फ्री होना चाहिए। दैट मींस मीडिया शुड बी एबल टू वॉइस, भाई ये अपना माइक को म्यूट कर दो यार, मत उसको चालू किया करो। तो आपको मीडिया को एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और एक प्लूरलिस्टिक होना चाहिए, अलग अलग डाइवर्स व्यू देना चाहिए। मीडिया का जो ट्रेडिशनल रोल है वो डिसरप्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। हमें भी पता है सोशल मीडिया वगैरह सब आ गया है। तो यूरोप में अब ये चल रहा है कि यार अभी तक तो इंडिविजुअल कंट्रीज इसको हैंडल करती थी, ठीक है, जो फ्रीडम और प्लूरलिज्म की बात है। अब देखा जाएगा कि EU कैसे उसको सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेट कर सकता है एफर्ट्स। लेकिन उसमें देयर इज अ चैलेंज देयर एंड दैट चैलेंज इज दैट EU may not have the competency to do it because this has so far been done by the individual countries. Recognizing the importance of addressing the challenges faced by the European Commission with the European Media Freedom Act proposal has taken a significant step towards initiating an ambitious project. The legislative initiative aims to harmonize national rules that are affecting the functioning of internal market. While benefiting the internal market, the Act should also strengthen media pluralism, acknowledging the need for coordinated and comprehensive framework for European Media Freedom Act seeks to foster harmonized rules along with it a favor to healthy media including diverse. तो कुछ नहीं है इसमें, वही बातें बार बार कर रहा है वो कि EU जो है अपना एक यूरोपियन मीडिया फ्रीडम एक्ट प्रपोजल लेके आ रहा है जिसमें ये सब तरीके का एम्बिशियस प्रोजेक्ट वो रियलाइज करने वाला है। ठीक है, तो आई मीन ऑफ कोर्स आई डिड नॉट गो बैक, उस टाइम हो गया था उस टाइम तक एंड आई डिड नॉट वांट टू आल्सो अननेसेसरली इसके अंदर घुसने का कोई मेरा मूड नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था उस टाइम पे। बाद में देखा
एक दो क्वेश्चन इसमें अब्सर्ड भी हैं, अभी देखते हैं हम. ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्ट्रेंथन द गोल्स ऑफ यूरोपियन मीडियम फ्रीडम एक्ट मीडिया एक्सेप्ट. वुड स्ट्रेंथन एक्सेप्ट, दैट मींस 3 स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है. EU implements a licensing system for all online media outlets under its jurisdiction to regulate disinformation, thereby increasing. तो ये तो उसको, ये तो फ्रीडम को कर्ब कर रहा है भाई ये. यस सर. दिस इज कर्बिंग फ्रीडम. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, isn't it? लाइसेंसिंग जहां पे हो जाती है वहां पे यू आर कर्बिंग फ्रीडम, whereas this passage talks about making it more free and pluralistic. So this is against the goal of a European Media Freedom Act. Therefore, this could be the answer. We'll keep it. EU rolls out an initiative that ensures equal access to high quality internet across member states, allowing more citizens to access a variety of media. This is going to promote. This is not the answer. This is strengthening. EU establishes a fund to support independent journalism, particularly for investigative reports that might not be financially. This is also in line with support. EU member states agree to collaborate on common guidelines aiming to prevent monopolies. Again, it is also supporting. One is a clear answer. It can be inferred from the passage that the author is most likely to believe that European Medium Freedom Act will do what? Will succeed. ऐसा नहीं लिखा है कहीं will succeed. Okay, उसने कहा है कि has taken a significant step initiating an ambitious project. This aims to harmonize while benefiting this act should strengthen. Acknowledging the need. तो अभी ये चल रहा है ये. This is not yet been on the ground and it has not yet shown. Plus, there is no definitive indication by the author that it is going to succeed. So, ये ऐसा नहीं कह सकते हम. It may succeed since the media regulation will be outside the domain. ऐसा नहीं बोल रहा है कि will be outside the domain of national government, so it may succeed. Rather, it is the other way around. वो कह रहा है कि national governments जो थी उनको तो expertise थी handle करने की, यूरोपियन यूनियन को तो नहीं है. तो this is in fact going contrary. So, this is not correct. May not succeed since there is a steady decline. ऐसा भी कहीं नहीं बोल रहा है. Correct answer is 4th. May or may not succeed since the success is not a. क्या क्वेश्चन है और क्या ऑप्शन है, मतलब बताओ आप. I never expected this kind of a level from an institute of the, I mean, repute. I don't know. I'll put it in quote. ये कोई क्वेश्चन, ये कोई ऑप्शन है. May not succeed since the success is not a foregone conclusion. What an option. सर मुझे 2 और 4 में वही समझ में नहीं आ रहा था. देखो ये तो ये तो बल्कि नेगेटिव है ना पॉइंट. वो ये कह रहा है कि देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है. वन ऑफ द मेन ऑब्स्टिकल्स टू अ लेवल प्लेइंग फील्ड हैज बीन द कंट्रोवर्शियल इशू अराउंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ द EU as media regulation has largely been left within the domain of national governments. तो अभी तक तो नेशनल गवर्नमेंट करते आई थी, तो उनके पास तो कॉम्पिटेंस है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पास तो कॉम्पिटिशन नहीं है कॉम्पिटेंस. तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है. तो हाउ कैन वी से दैट इट मे सक्सीड सिंस इट विल बी आउटसाइड? दिस इज रादर डाउटिंग इट ना. तो ये तो सो जैसे वहां पे मे लिखा था तो उसके दोनों मीनिंग निकल सकते हैं ना, कि हो भी ऐसा सकते नहीं हैं. है. अरे ऐसा थोड़ी है यार. मे सक्सीड आप उल्टा बोल रहे हो यार. सपोज करो मैं बोलता हूँ कि हिज VARC इज नॉट गुड, तो मैं क्या ऐसा बोलूंगा कि ही मे सक्सीड, he may crack cat because his VARC is not good, या मैं बोलूंगा he may not succeed because his VARC is not good. Yes, may not. तो may or may not does not mean the same thing ना. ऐसा मत देखो उसको. Yes, सागर. सर जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ऑथर का वो पूछा गया है कि व्हाट विल ही मतलब व्हाट ही बिलीव्स ऐसे करके, तो सर पैसेज में मेरे को कोई ऐसे जो उसका ओपिनियन नहीं दिखा था. इसीलिए तो ये मार्क करना है भाई. मैंने भी बाद में मार्क किया. मैंने सर डायरेक्टली ये मार्क कर दिया था. मैंने बाकियों को इतना मतलब एंड तक पढ़ा नहीं था कि नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि आपको जो ये बोल रहा है ना ये ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे मे नॉट सक्सीड लिखा होता है ना, तो दिस कुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बिकॉज देयर इज डेफिनेटली अ कंट्रोवर्शियल इशू हियर. इट हैज बीन द कंट्रोवर्शियल इशू अराउंड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज, इजंट इट? तो ऐसे मत करो. You have to evaluate each and every option and then mark it. But ठीक है, अगर टाइम है और आपको लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंटली तो कर सकते हो आप. But this is a very ridiculous option. क्योंकि ये कोई इसका रीजन है क्या? Since the success is not a foregone conclusion, therefore it may or may not succeed. I mean, what a ridiculous kind of option he has created this year. He has shown his competence level in fact. I mean, अगर may or may not succeed के बाद since कुछ और लिख देता है यहाँ पे तो समझ में आती. He may not succeed in CAT because success is not a foregone conclusion. Just imagine if I say, कोई मेरे से पूछता है कि सर will I succeed
No, you may not succeed. You may or may not succeed in CAT, since the success of act is not really a foregone conclusion. So the fellow will thank me for my wisdom and move away, isn't it? Or he may resort to a violent aggression also. बोले इतना ही आपसे ज्ञान लेना था तो क्यों आते हैं आपके पास? Okay, so I mean it was a really funny kind of an option. Which of the following best sums up the main point of the second paragraph? सेकेंड पैराग्राफ में क्या है कि ठीक है, चैलेंजेस हैं, प्लूरलिज्म की बात हो रही है और कॉन्क्रीट है. तो ऐसे में देखो, आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको आ जाना चाहिए वहाँ पे, अपने मन से नहीं मार्क करना, थोड़ा सा एक बार क्विकली रिकैप कर लेना चाहिए, ठीक है. तो इसमें कॉम्पिटेंसी वगैरह की बात हुई है, तो लेट्स सी क्या बोल रहा है ये. Since the publication of European Union's 1992 Green Paper, extensive groundwork has been laid for conversations, arguably lessening the urgency. ये क्या बोल रहा है यार? Lessening the urgency, अभी तो urgency बढ़ रही है यहाँ पे, तो lessening the urgency कैसे हो सकती है? हाँ, so this is wrong. Although individual EU member states have been responsible for media freedom, there is a growing discourse on the need for a unified EU level approach to tackle challenges in the changing media landscape. ये तो ठीक है, ये तो हो ही रहा है, यही तो बात हो रही है यहाँ पे कि member states have traditionally held the political and economic debate has been revolving over the need for a coordinated approach at the EU level. यही चीज बता रहा है वो. So this looks to be a good point. We'll keep it. Contentious point within the EU has been the very competence of EU to legislate on matter. Yes, this also is a point. ये जो last में बताया इसने, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या है इसमें. बट इज दिस द मेन पॉइंट? नो, दिस इज नॉट द मेन पॉइंट. बिकॉज तो फिर एंड में वो मे नॉट करके ही बोल देता कि नहीं यार ये तो चलेगा नहीं, ठीक है. लास्ट में उसने ऐसा नहीं बोला डेफिनेटिवली कि नहीं चलेगा, इसलिए दिस इज नॉट द मेन पॉइंट ऑफ सेकंड पैराग्राफ. सो वील रिमूव इट. Triggered by the sweeping transformation and reassessment is underway of a long-standing executive competencies. हटा दो उसको, second is the right. All of the following are incorrect information interpretations except. देखो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है. Incorrect except, that means which is the correct interpretation. EU seldom pursued legislative efforts before the European. ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इसने कि EU Digital Services Act भी बनी थी एक, तो इसलिए this is wrong. Traditional forms of media have struggled to adopt technologies. ये क्या कह रहा है यहाँ पे? Recent years have witnessed a steady decline in sustainability. Online has contributed. Digital revolution has contributed to the disruption of media market, leading to a profound crisis in the media sector. Media landscape has undergone significant transformation fueled by rapid advancements in technology. So traditional forms of media have struggled to adopt technologies. ऐसा बोल सकते हैं क्या? उसको रख तो लेते हैं एक बार. Challenges being faced by the media are part of a broader global trend. ये तो बोल रहा है, ये तो है, right? It is a part of a broader global trend. ये तो बोल रहा है वो essential requisites. Widely known media has undergone digital revolution. EU has disrupted recent sectors worldwide. EU and worldwide, है ना, has rapidly and dramatically. तो ये तो supported है, ठीक है. This is supported. This is supported. Technology is largely a disruptor rather than enabler of a media sector. ये तो बोल रहा है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी ने इसको disrupt किया है, right? Technology has disrupted disruption of media. लेकिन अब इसमें जैसे ये तो ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी इज लार्जली अ डिसरप्टर रादर देन एनेबलर, तो ये भी करेक्ट नहीं है क्या? यस सर. सर सेकंड को तो थोड़ा बहुत वो कर भी सकते हैं कि ना करें, पर थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल करेक्ट लग रहे थे. नहीं, थर्ड तो चलो बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ में देखो, एक फोर्थ में चैलेंज ये दिख रहा है मुझे कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू EU या दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एवरीवेयर. The digital revolution has contributed to disruption of media market, leading to profound crisis of media sector. This has witnessed a steady decline in sustainability of traditional business model. यार मेरे ख्याल से इसको भी कर सकते हैं हम. ट्रू,
है ना? सर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैव स्ट्रगल टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज, ये भी ट्रू है कुछ कुछ हद तक तो। हाँ बोलिए सागर। सर जो सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन दी हुई है तो उसमें मतलब ये फोर्थ वाला तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया था कि मतलब लिखा है कि बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस वाला बोथ पॉइंट लिखा है, तो मतलब लार्जली हम डिस्ट्रप्टर, ठीक है उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैंने उसमें अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस देख के फिर ये एलिमिनेट कर दिया। थर्ड तो मतलब तो यार ये अलग है बात। दिस इज इवॉल्विंग मीडिया लैंडस्केप ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है, ऑफ फॉर मीडिया फ्रीडम एंड प्लूरलिज्म इन ईयू। यहाँ पे बात क्या हो रही है? टेक्नोलॉजी इज रादर अ डिसरप्टर रादर एन एनेबलर ऑफ मीडिया सेक्टर। तो इन दोनों का तो लिंक नहीं है ना, वो अलग चीज बोल रहा है। वो कह रहा है कि इवॉल्विंग मीडिया लैंडस्केप ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज एज वेल चैलेंज, मतलब ये उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो अगेन ये दिस मतलब पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज दैट दिस इज अगेन एन अब्सर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अब्सर्ड ऑप्शंस। दिस इज एन अब्सर्ड ऑप्शन। आप देखो क्या करते हैं ये लोग, मैं आपको क्या बताऊं क्या करते हैं ये लोग, अपने हिसाब से कोई आंसर जस्टिफाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये आंसर तो ठीक है क्योंकि ये देख सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है क्योंकि ये तो मीडिया के यूरोपियन यूनियन के बारे में है, ये पैसे इसके बारे में। ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना? इवन दिस वन सेकंड फॉर दैट मैटर, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैव स्ट्रगल्ड टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या दिक्कत है यार? स्ट्रगल टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज, अगर वो डिसरप्ट हो रहा है इसमें, और तो ऑब्वियसली fueled by rapid advancement technology, so I can definitely infer this here. I can definitely infer this also. ठीक है, तो this is not a good question. Let's forget it. Okay, so how many questions we found in this? Yes, Manav? सर मुझे फर्स्ट वाले में एक चीज पूछनी थी कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसी के RC1 में कि जैसे आपने लाइसेंसिंग से हटाया था ना, तो मैंने ये देखा था कि क्वालिटी का कहीं मेंशन नहीं था फोर्थ पैरा में, तो मैंने वैसे हटा दिया था। सही है? कहाँ पे? अच्छा सर जैसे क्वालिटी जर्नलिज्म क्वालिटी कहीं थर्ड पैरा में कहीं मेंशन नहीं था। हाँ ठीक। नहीं लेकिन आपको इससे आना चाहिए ना, लाइसेंसिंग सिस्टम से हर समय फ्रीडम कर्व होता है, आपको वैसे ठीक है, पकड़ना चाहिए उसको। ओके ठीक है। You have to catch it. All right, so how many questions we found to be a little ridiculous? एक चौथा वाला यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे कौन सा मिला? इसमें नहीं था कोई भी ऑप्शन ऐसा, ठीक है ना? इसमें भी नहीं था, इसमें मिल गया था ये वाला हमें, मोस्ट रिडिकुलस क्वेश्चन, है ना? 2 क्वेश्चन तो इसमें मिल गए थे, और बाकी इसमें भी एक मिल गया था शायद, ये वाला था। यस सर, ये था एक 23 एक ये था absurd। तो 4-5 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, जो भी है एनीवे। ऑलराइट, सो लेट्स वाइंड इट अप। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज बिफोर वी पैक इट ऑफ? सर आपके मुताबिक कट ऑफ? नहीं, मेरे मुताबिक कुछ नहीं कह सकते यार, क्योंकि देखो जो चीज के बारे में आइडिया ही नहीं है उसमें क्या बोलूंगा, बताओ। I cannot say anything on this. Okay, if you have done, see, if you have done, let's say अगर आपने इसमें 3 पैसेज किए, सपोज आपने 3 RC मतलब 18 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं समझो, और आपके 13-14 भी सही हैं, 12-13-14 भी सही हैं, तो यू डन अ वेरी गुड जॉब। यू वुड हैव बीन एबल टू गेट 97-98 इन कैट। ओके, तो देखो 18-19 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई उल्टे सीधे भी हैं, तो यू हैव टू फैक्टर इन दोज आल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी अब जितने भी ये इस तरह के पैटर्न में मॉक बनती है, तो उसमें आप ये समझ के चलो कि उतना ही कट ऑफ होना है जितना वही कैट में एक्चुअल में होता है, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर गिव और टेक अ लिटिल बिट, मे बी इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, मे बी 40 पे 99 बन जाते हैं या 41 पे 99 बन जाते हैं, लेकिन जो ये बता रहा है 49 पे 99 बन रहे हैं, दैट इज रिडिकुलस। यस अश्विनी? सर मुझे ना पैसेज 3 में ये पूछना था, मतलब ये काफी इजी था या मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स था? क्योंकि मैंने इसको 2 बार ट्राई किया था, तो दोनों बार मेरे ना क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। ये पैसेज तो बिल्कुल समझ में आ रहा था। ये हाँ ये इसमें वाला। क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है सर पता नहीं, क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो अभी आगे मैंने तो समझाया उसके बाद, हाँ अभी तो आ गए थे। ठीक है? फिर क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द क्वेश्चन? तो मुझे ये पूछना था, मतलब इसको जैसे अगली बार मैं कभी मिले तो ऐसा ऐसा छोड़ दूं, नहीं, तो तो देखो इसके लिए आपको अगर नहीं आ रहा तो फिर क्यों करोगे यार? आपको अगर उसमें नहीं आ रहा तो आप दूसरा पकड़ने की कोशिश करो ना। दिस शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, देन यू शुड ट्राई अदर वंस, हाँ सर। है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन, बाय, गुड नाइट। सर थैंक यू।